जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हनु ग्लोबल स्टडीज के इस मंच पर। और हम लोग जो हिंदी की क्लासेज वीकली लेकर आ रहे हैं उसे हम लोग फिर से आप लोगों के सामने हम लोग रखने जा रहे हैं। और देखना चैप्टर चला हुआ हमारा वर्णमाला बहुत धीरे से और छोटी छोटी वीडियो बनाकर, ताकि आप लोग उन्हें कवर कर पाए, हम लोग काम कर रहे हैं। और जिन लोगों को उत्तराखंड में परीक्षा वाणी से संबंधित कोई भी समस्याएं आ रही हो, हमने परीक्षा वाणी की पूरी प्लेलिस्ट बना दी है। आप लोग एक बार वीडियो को सुनना ध्यान से और उसे पढ़ने के तरीकों को भी सीखना कि किस प्रकार से परीक्षा वाणी को पढ़ा जाता है। बहुत लोगों के पास परीक्षा वाणी घर में रखी है और अब तक पढ़ी नहीं गई है। नया एडिशन आ जाता है और पुराने को छेड़ा भी नहीं था अब तक जी, क्योंकि पढ़ने के तरीके मालूम नहीं थे। हमने उसे वहाँ पर कवर किया है सारी परीक्षा वाणी को और उसकी प्ले लिस्ट बना रखी है। और एक आप लोगों का लेक्चर हम लोग योद्धा सीरीज के नाम से चलाया हुआ है, जो जीएस का लेक्चर है, आपका वीकली मिलता है शनिवार को जी आप लोगों को। और वो लेक्चर, इस प्रकार का लेक्चर डिजाइन किया गया है, योद्धा सीरीज का जो लेक्चर होगा वो आने वाले किसी भी परीक्षा के लिए जो जीएस से संबंधित पार्ट होगा उसमें वो बहुत अच्छा कवर करके चलेगा अपने आप में। तो हम लोग हिंदी से संबंधित जो बात चल रही है आपकी, उसी पर बात आगे लेकर चलते हैं। एक फैक्ट हम लोग देखकर चलते हैं। यहाँ पर जरा एक भेद रह गया था, उसी को ऐड कर लेना आप लोग। जरा इसको हम लोग कहीं पर ऐड करवा रहे हैं, आप लोग ध्यान देना। हवा के, ध्यान देकर चलना, हवा के मुख या नाक, हवा के मुख या नाक से निकलने के आधार पर, निकलने के आधार पर, निकलने के आधार पर स्वर भेद एक टॉपिक था यहाँ पर छोटा, जो हम लोग देखकर चलते हैं। इससे भी कभी आ जाता है, बाकी स्वर भेद हम लोग करा चुके हैं आपको पीछे, लेकिन हम लोग जो देख रहे हैं हवा के मुख या नाक से निकलने, जो हवा है मुख से या नाक से निकलने के आधार पर स्वर भेद वे कौन से होंगे? दो भेद पढ़ेंगे। एक नाम क्या पढ़ेंगे हम लोग? जरा एक नाम होगा, हमने जानना है निर्नुनासिक स्वर। नंबर एक होगा निर्नुनासिक स्वर, निर्नुनासिक स्वर एक नाम मिलेगा। दूसरा नाम होगा अनुनासिक स्वर, अनुनासिक स्वर। हमने कहा निर्नुनासिक स्वर है और अनुनासिक स्वर है। तो हम लोग देखकर चलते हैं, जो हवा के मुख, हवा के मुख या नाक से निकलने के आधार पर स्वर भेद है, उनके दो भेद किए, एक निर्नुनासिक स्वर और एक अनुनासिक स्वर। अब निर्नुनासिक स्वर किसे कहते हैं, बात को जान ले जरा। हमने कहा निर्नुनासिक स्वर किसे कहते हैं और अनुनासिक स्वर किसे कहते हैं, ये भी जाने। उसके बाद में जानेंगे कैसे होते हैं निर्नुनासिक, कैसे होते हैं अनुनासिक। पेपर में आते रहते हैं प्रश्न, इसलिए ध्यान देकर चलना। अभी हाल ही में आए भी थे। निर्नुनासिक स्वर कैसे हैं? हमने कहा वे स्वर, वे स्वर जिनका उच्चारण, जिनका उच्चारण केवल मुख से, केवल मुख से किया जाता है, केवल मुख से किया जाता है, इन्हें कहा जी हमने, ध्यान देकर चलना। वे स्वर जिनका उच्चारण केवल मुख से किया जाता है निर्नुनासिक स्वर होते हैं। निर्नुनासिक स्वर होते हैं। दूसरा पॉइंट, अनुनासिक स्वर में वे स्वर जिनका उच्चारण, जिनका उच्चारण नाक व मुख दोनों से किया जाता है, दोनों से किया जाता है। समझ जाएंगे बात को, आप लोग चिंता न करें अभी जरा। हमने कहा वे स्वर जिनका उच्चारण केवल मुख से किया जाता है, केवल मुख से किया जाता है, निर्नुनासिक स्वर होते हैं। और वे स्वर जिनका उच्चारण नाक और मुख दोनों से किया जाता है अनुनासिक स्वर होते हैं। अनुनासिक स्वर होते हैं। अनुनासिक स्वर
तो निर्नुनासिक स्वर वे स्वर है जिनका उच्चारण केवल मुख से होता है, निर्नुनासिक स्वर, और वे स्वर जिनका उच्चारण नाक व मुख दोनों से होता है वे क्या है जी, अनुनासिक स्वर होते हैं। अब देखो जैसे हम लोग कहें यहां पर, जैसे को देखना, अ एक स्वर आ, लघु ए दीर्घ ई, लघु ओ दीर्घ उ, रे ए ऐ ओ औ। ये हमारे 11 स्वर है, ये हमारे 11 स्वर है, और 11 के 11 स्वर कैसे हैं, ये हमने कहा अनुनासिक स्वर है। ये स्वर कैसे है, सारे अनुनासिक स्वर है। और यहां पर देखिए जरा निर्नुनासिक कौन होंगे, फिर निर्नुनासिक कैसे होंगे, जैसे में देखिए जरा निर्नुनासिक स्वर कैसे होंगे, इसका रूप देखिए। जैसे हमने कहा आ, लघु ई, ध्यान से देखना, दीर्घ ई, लघु उ, दीर्घ उ, रे ए ऐ ओ औ। ये भी 11 स्वर है, लेकिन इनमें और इनमें अभी तक तो समानता है, लेकिन डिफरेंट क्या है, अंतर क्या होगा वो भी देखिए। यदि इन सभी स्वर के ऊपर चंद्रबिंदु लगा दें, सभी के ऊपर चंद्रबिंदु, लेकिन चंद्रबिंदु वहां पर नहीं लग पाता कहीं भी जहां ऊपर कोई ये होती है, देखो हमने कहा ये कोई वर्ण है और वर्ण के ऊपर जो रेखा खींची जा रही है ये रेखा, इसे कहते हैं शिरोरेखा। जहां पर शिरोरेखा से ऊपर कोई निकला है, मात्रा निकली है, तो वहां पर चंद्रबिंदु नहीं, केवल बिंदु लगा जाता है। अब देखो ऊपर क्या है, चंद्रबिंदु ऊपर, चंद्रबिंदु री पर, चंद्रबिंदु ए पर, चंद्रबिंदु, लेकिन यहां पर देखो शिरोरेखा से ऊपर कोई मात्रा है तो केवल बिंदु चंद्रबिंदु के स्थान पर, और देखो शिरोरेखा से ऊपर मात्रा है तो केवल बिंदु चंद्रबिंदु के स्थान पर, और यहां पर भी शिरोरेखा से ऊपर क्या लगाएंगे, बिंदु। हमने कहा उनके ऊपर चंद्रबिंदु या बिंदु लगाया हमने, वे मुख से और नाक से दोनों से प्रभाव डालेंगे। हमने कहा मुख और नाक दोनों से, जैसे हम लोग जब बोलते हैं ना आंख, आंख बोलते हैं तो नाक पर भी जोर पड़ता है, और मुख से बोलते हैं नाक पर भी जोर पड़ता है, और नाक बोलते हैं नाक, नाक बोलने में हम लोग देखते हैं नाक पर जोर नहीं पड़ता है, या कान बोलते हैं कान, नाक पर जोर नहीं पड़ता है, लेकिन आंख बोलने में यहां पर नाक पर ज्यादा प्रभाव पड़ता है। तो हमने कहा वे स्वर जिनका उच्चारण नाक और मुख दोनों से किया जाता है अनुनासिक स्वर कहलाते हैं। तो स्वर के ऊपर यदि चंद्रबिंदु और बिंदु लगा है तो अनुनासिक स्वर है, और चंद्रबिंदु बिंदु नहीं लगा है तो निर्नुनासिक स्वर है। पहचान हो जाएगी आप लोगों से, उम्मीद करते हैं कि अनुनासिक स्वर को कैसे पहचानोगे और निर्नुनासिक को कैसे पहचानोगे। अब देखो इसी में एक बात नोट करके, इसी में एक बात नोट करके लिखेंगे हम लोग, ध्यान देकर चलना। हमने कहा अनुनासिक, अनुनासिक स्वर, अनुनासिक स्वर का प्रयोग, अनुनासिक स्वर का प्रयोग हम लोग देखते हैं नाक पर अधिक प्रभाव डालता है, अधिक प्रभाव डालता है। इससे क्या होगा, ये पहला पॉइंट तो ये कि अनुनासिक स्वर, ये स्वर के रूप में शामिल करते हैं इसको, वहां पर जी हम लोग देख कर चले जरा, ये अतिरिक्त स्वर है, उन स्वरों में शामिल नहीं है। ठीक है जी, आइए जरा अब हमने कहा एक पॉइंट तो नोट करके ये जान लिया कि नाक पर अधिक प्रभाव डालता है अनुनासिक स्वर। दूसरा पॉइंट हम लोग इसके लिए ये जान लेंगे, अनुनासिक, अनुनासिकता, अनुनासिकता को प्रकट करने के लिए, प्रकट करने के लिए चंद्रबिंदु, प्रकट करने के लिए चंद्रबिंदु, ब्रैकेट में चिन्ह बना रहे चंद्रबिंदु का, यह है चंद्रबिंदु, चंद्रबिंदु का प्रयोग किया जाता है। प्रयोग किया जाता है किसके लिए, अनुनासिकता को प्रकट करने के लिए चंद्रबिंदु का प्रयोग किया जाता है। लेकिन एक बात और भी तो बताई, उसे भी सुने। बात क्या बताए, किंतु, किंतु हमने कहा यदि शिरोरेखा के ऊपर,
सिरोरेखा के ऊपर, सिरोरेखा के ऊपर चंद्र बिंदु लगा हो, सॉरी, सिरोरेखा के ऊपर कोई मात्रा लगी हो, कोई मात्रा लगी हो, कोई मात्रा लगी हो तो चंद्र बिंदु के स्थान पर, चंद्र बिंदु के स्थान पर केवल बिंदु का प्रयोग किया जाता है। बिंदु, बिंदु ब्रैकेट में ऐसे बना दिया हमने, बिंदु, बिंदु का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल भी समझ जाना जरा, जो बात लिखी हमने नोट करके एग्जाम्पल भी सुनना। एग्जाम्पल अगर जैसे हम लोग ये बात कह दे आपको, जैसे ये बात कहें हम लोग कि अनुनासिकता को प्रकट करने के लिए नाक पर अधिक प्रभाव पड़ता है, या अनुनासिकता को प्रकट करने के लिए चंद्रबिंदु का प्रयोग किया जाता है, किंतु यदि सिरोरेखा के ऊपर कोई मात्रा लगी हो तो चंद्रबिंदु के स्थान पर केवल बिंदु का प्रयोग किया जाता है। यह बात क्या है, समझना इसे जरा। जैसे हमने कहा आंख शब्द लिखा है, आंख, ऊपर चंद्रबिंदु है, मात्रा ऊपर नहीं निकल रही है। हमने कहा गांव शब्द, गांव, देखो चंद्रबिंदु ऊपर लगाया, वह, ये देखो ये है सिरोरेखा जो ऊपर खींची जाती है, इसे बोला है सिर की रेखा या सिरोरेखा। ऊपर कोई मात्रा नहीं तो हमने यहाँ पर चंद्रबिंदु लगाकर अनुनासिकता को प्रकट किया। हमने कहा अंधेरा, हमने अंधेरा, अब देखो यहाँ पर हमने अंधेरा, इस प्रकार से एग्जाम्पल दिया। लेकिन एक बात देखो जरा, अंधेरा अ पर चंद्रबिंदु नासिकता अ पर प्रकट कर रहे हैं हम। हमने कहा यहाँ पर ध्यान देना, एक पॉइंट हमने और लिखा है क्योंकि, क्योंकि अब देखो हमने यहां पर अनुनासिकता प्रकट करनी थी यह पर, लेकिन यह पर अनुनासिकता प्रकट करने के लिए चंद्रबिंदु नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि सिरोरेखा के ऊपर कोई मात्रा है, यह पर मात्रा है ऊपर, तो हमने क्या लगाया, केवल बिंदु लगाना है। यही लिखा हमने कि चंद्रबिंदु के स्थान पर केवल बिंदु का प्रयोग किया जाता है। कब? जब सिरोरेखा के ऊपर कोई मात्रा लगी हो, तो चंद्रबिंदु के स्थान पर बिंदु का प्रयोग। जैसे एक शब्द है चोंच, चोंच, अब देखो जरा, चोंच में ऊपर मात्रा लगी है, च पर नासिकता अनुनासिकता प्रकट करनी थी, तो ऊपर मात्रा लगे होने के कारण चंद्रबिंदु नहीं लगा सकते। देखो चंद्रबिंदु लगा दिया तो अशुद्ध हो जाएगा, तो इसलिए केवल क्या लगाएंगे यहाँ पर जी, बिंदु का प्रयोग करके चलेंगे, केवल बिंदु का प्रयोग। तो हमने कहा अनुनासिकता को प्रकट करने के लिए हमने बिंदु का प्रयोग भी जानकर चलना है, यहाँ पर ध्यान देकर चलेंगे। तो हमने जाना है हवा के मुख या नाक से निकलने के आधार पर स्वर भेद कैसे होते हैं, निम्नोनासिक और अनुनासिक स्वर होते हैं। वे स्वर जिनका उच्चारण केवल मुख से किया जाता है निम्नोनासिक स्वर कहलाते हैं, और निम्नोनासिक स्वर के ऊपर कोई बिंदु या चंद्रबिंदु नहीं होता। और वे स्वर जिनका उच्चारण नाक और मुख दोनों से किया जाता है अनुनासिक स्वर कहलाते हैं, और स्वरों के ऊपर चंद्रबिंदु या बिंदु दिखाई देता है, वही कैसे होते हैं, अनुनासिक स्वर होते हैं। और बात हमने नोट करके जान भी ली एग्जाम्पल के साथ में। ये था हवा के द्वारा जो नाक से और मुख को प्रभावित किया जा रहा था। आइए जरा आगे पॉइंट देखते हैं। देखिए जरा नेक्स्ट पॉइंट है एक, हमने जानना है अयोगवाह वर्ण। एक हेडिंग है यहां पर जी, अयोगवाह, अयोगवाह वर्ण। अयोगवाह वर्ण जानने हैं पहले तो हमें ये कि अयोगवाह किसे कहते हैं और कितने वर्ण है ये। अब देखो जरा हमने यहां पर जो लिखा अयोगवाह, अयोगवाह हमने लिखा है, अयोगवाह का अर्थ क्या है, पहला पॉइंट तो ये है। हमने कहा अयोगवाह का अर्थ बताना है। अयोगवाह का अर्थ क्या है? हमने कहा योग न रहने पर भी जो साथ रहे, योग न रहने पर भी जो साथ रहे, योग न रहने पर भी जो साथ रहे, अयोगवाह कहलाता है। हमने इसका अर्थ जान लिया है, हमने इसका अर्थ जान लिया है। अयोगवाह का योग न रहने पर भी जो साथ रहे, अर्थात क्या है? हमने कहा जो लिखा है, अर्थात ये भी कह सकते हैं, अर्थात वे वर्ण
वे वर्ण जिनकी गिनती, वे वर्ण जिनकी गिनती न तो स्वर के साथ जोड़कर, न तो स्वर के साथ जोड़कर की जाती है, न तो स्वर के साथ जोड़कर की जाती है, और न ही व्यंजनों के साथ, और न ही व्यंजनों के साथ जोड़कर की जाती है। जोड़कर की जाती है। बात को समझना जरा, क्या लिखी है ये लाइनें, इन लाइनों के अर्थ समझना। हमने कहा अयोगवा वर्ण कौन है? योग न रहने पर भी जो साथ रहे वे क्या कहलाए? अयोगवा कहलाए। इसका अर्थ बताया, वे वर्ण जिनकी गिनती न तो स्वर के साथ जोड़कर की जाती है, न ही व्यंजनों के साथ जोड़कर की जाती है। अर्थात हम लोगों ने जाना कि स्वर कितने हैं? 11, और व्यंजन जो जानते हैं आप लोग, मूल व्यंजन कितने जानते हैं? 33। 33 में शामिल नहीं है और ना ही 11 स्वर में शामिल है। हम लोग देखते हैं इनकी गिनती जोड़कर तो नहीं हो रही है, स्वर को 11 ही मान रहे और यहाँ पर व्यंजन 33 ही मान रहे। हमने कहा इनकी गिनती जोड़कर तो नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी अयुग्मा वर्ण जो होते हैं स्वरों का साथ भी देते हैं और व्यंजनों का साथ भी देते हैं, भले ही उनके साथ जोड़कर इनकी गिनती नहीं की जाती है। इसलिए ने कहा योग ना रहने पर भी जो साथ रहे। गिनती तो नहीं है जोड़कर, लेकिन फिर भी उनका साथ देखकर चलते हैं, हम लोग जानकर चलते हैं। यहाँ पर जी, वे वर्ण जिनकी गिनती ना तो स्वर के साथ जोड़कर की जाती है, ना ही व्यंजनों के साथ जोड़कर की जाती है, किंतु फिर भी अयोगवाह वर्ण स्वरों व व्यंजनों के अर्थ का वहन करते हैं। अर्थ का वहन करते हैं मतलब इसका अर्थ क्या है? वहन करते हैं। अयोगवा वर्ण की गिनती स्वरों के और व्यंजनों के साथ जोड़कर नहीं होती, लेकिन फिर भी स्वर और व्यंजन के अर्थ को हम लोग देखते हैं स्पष्ट करवाते हैं, उनके साथ चलते हैं, स्वर और व्यंजन के साथ चलते हैं, उनके अर्थ को स्पष्ट करवाने में उनके साथ चलते हैं। फिर भी हमने कहा वे कौन है जी? अयोगवा वर्ण। अब देखो हमने जाना है अयोगवा वर्ण को, इनकी संख्या बताएं तो कितनी है इनकी संख्या? अयोगवा वर्ण की संख्या पूछने लगे और कौन है अयोगवा वर्ण, इनकी संख्या कितनी है? दो इनकी संख्या है। कौन से हैं दो? हमने कहा इनकी संख्या कितनी है? 2 है। अब संख्या 2 है तो नंबर 1 क्या है और नंबर 2 क्या है? हमने कहा नंबर 1 नाम होगा जी अनुस्वार, नंबर 1 है अनुस्वार, और नंबर 2 क्या है? नंबर 2 है विसर्ग। तो अयोगवा वर्ण कितने हैं? 2 है, अनुस्वार और विसर्ग। अनुस्वार का चिन्ह क्या है? हमने कहा ये सिरो रेखा है और इसके ऊपर जो बिंदु बनता है इसे कहते हैं अनुस्वार। और ये देखो विसर्ग का चिन्ह क्या है? हमने कहा विसर्ग का चिन्ह ये बनता है विसर्ग। तो ये दोनों क्या है? हमने कहा ये विसर्ग है और ये क्या है जी? ये अनुस्वार है। ये क्या बना है जी? अनुस्वार है ये। तो हमने कहा संख्या कितनी है? 2 है, एक अनुस्वार और एक विसर्ग, इनके चिन्ह भी बना रखे हैं हमने यहाँ पर जी अयोगवा। अब देखो अनुस्वार और विसर्ग के विषय में हमने जाना यहाँ पर कि कौन है वे, कैसे हैं। बाकी कुछ विशेषता भी पेपर में आती है, उस विशेषता को भी हम लोग पढ़कर चलते हैं। आइए जरा एक बात बताना आप लोग जरा हमें, जो हम लोग जानते हैं। अब एक बात हमें यह बताना आप लोग, हमने एक ये रा लिखा है, रा ये व्यंजन है और इस पर आ की मात्रा है। अगर हम लोग इसे लिखे तो र आधा कर दिया हलंत लगाकर। ये हलंत का तरीका भी बताएंगे आगे आने वाले, अभी ध्यान देना जरा। तो हम लोग र के ऊपर हलंत लगा दिया, नीचे हलंत लगा दिया और इससे क्या निकाल दिया? आ निकाल दिया। अब देखो आ क्या है? स्वर है और र क्या है जी? व्यंजन है। अब ये बताइए स्वर से पहले आ रहा व्यंजन या नहीं आ रहा? बिल्कुल है। अब देखो दूसरा और देख लो जरा, र कुछ भी ले ले, चलो र को छोड़ो जी, क ले लेते हैं, क या के ले लेते हैं, कुछ भी। हमने कहा
क को आधा कर दे तो इसमें कौन सी मात्रा लगी हुई, ए की मात्रा, उसे अलग कर दे। ये क्या है जी, स्वर है। ये क्या है, स्वर है। और ये क्या है जी, ये व्यंजन है। ये व्यंजन है। हमने कहा जो हम लोग देखकर चलते हैं, यहां पर जो पढ़ा हम लोगों ने, स्वर से पहले क्या आ रहा है जी, क आ रहा है, तो मतलब व्यंजन आ रहा है। स्वर से पहले क्या आ रहा है जी, व्यंजन। तो व्यंजन क्या है, स्वर से पहले आता है। ये बात क्लियर हो पा रही है। अब एक बात और पूछने जा रहे हैं जी हम लोग, ध्यान देना जरा। ये बात पूछने जा रहे हैं कि व्यंजन तो स्वर से पहले आ रहा, एक शब्द लिखा हमने अतः, अतः शब्द लिखा, इसके विच्छेद कर रहे हैं जी जरा। अ प्लस त, और त में क्या छुप रहा है यहां पर जी, अ। जिन्हें नहीं आते विच्छेद करने, आगे सिखाएंगे, सारे आएंगे जरा। अभी केवल कुछ बात बताना जा रहे। त को हलंत किया और आगे क्या लग रहा है जी, त में अ, और अ के पीछे त में जब कोई मात्रा नहीं है तो अ छुप रहा है। और देखो उसके बाद क्या लिखा है जी, विसर्ग। एक बात बताइए कि स्वर पहले है या विसर्ग पहले है। ये स्वर है ना, और ये क्या है जी, विसर्ग है। हमने कहा ये स्वर और ये क्या है जी, विसर्ग। अब बताना है आप लोग जरा, स्वर पहले या विसर्ग पहले। हमने कहा विसर्ग, ये सॉरी स्वर पहले और विसर्ग बाद में। एक बात को क्लियर करना आप लोग जरा। हमने कहा कि यहां पर व्यंजन पहले है स्वर से, और यहां पर देखो स्वर पहले किससे, विसर्ग से, और विसर्ग क्या है आपका, अयोगवा है। तो एक बात लिखवाने जा रहे हैं, उस बात को समझना जरा। हम लोग जो लिखवाने जा रहे हैं कि व्यंजन जो होता है स्वर से पहले आता है, किंतु विसर्ग या हम लोग कहेंगे अयोगवा जो होता है स्वर के बाद आता है। तो हमने कहा अयोगवा कैसी ध्वनि है, स्वर से पहले आने वाली ध्वनि या स्वर के बाद आने वाली ध्वनि, अयोगवा। तो हम लोग कहेंगे अयोगवा स्वर के बाद आने वाली ध्वनि है अयोगवा, क्योंकि विसर्ग क्या है जी, अयोगवा है। ये रहा विसर्ग अयोगवा, और अनुस्वार भी क्या है, अयोगवा। तो हमने कहा विसर्ग क्या है और अनुस्वार क्या है, अयोगवा है, और दोनों किसके बाद, स्वर के बाद आने वाली ध्वनि है, जबकि व्यंजन क्या है जी, स्वर से पहले आने वाली ध्वनि है। बात समझ पा रहे। अब लिखने जा रहे जी, कुछ बात नोट करके उसे समझना। आइए, नोट करके कुछ बात लिखने जा रहे हैं, उसे देखना जरा। हमने कहा अयोगवा वर्ण ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन है। अयोगवा वर्ण, हमने कहा यहां पर अयोगवा को लिख रहे हैं हम लोग, अयोगवा। अयोगवा, अयोगवा वर्ण, अयोगवा वर्ण कौन से हैं, हमने कहा एक तो मिलेगा अनुस्वार और दूसरा क्या मिलेगा, एक मिलेगा विसर्ग। यही तो है। हमने कहा एक अनुस्वार और एक विसर्ग, ये अयोगवा वर्ण। अयोगवा वर्ण ना तो स्वर है, ना तो स्वर है, ना तो स्वर है, और ना ही व्यंजन है, और ना ही व्यंजन है, ना ही व्यंजन है। बात क्लियर यहां तक अभी। ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन है, कौन, अयोगवा वर्ण। पहला पॉइंट क्लियर किया। दूसरा पॉइंट और जाने, अयोगवा के विषय में दूसरा पॉइंट और जाने, अयोगवा वर्ण और कैसे है। हमने कहा अयोगवा वर्ण, अयोगवा वर्ण, अयोगवा वर्ण व्यंजनों की तरह, व्यंजनों की तरह स्वरों से पहले नहीं आते, स्वरों से पहले नहीं आते हैं, नहीं आते, बल्कि बाद में आते हैं, बल्कि बाद में आते हैं, बाद में आते हैं, बल्कि बाद में आते हैं। जैसे हमने जाना था अभी, जैसे हमने जाना था क पर एक की मात्रा है, हमने यहाँ पर क को आधा कर दिया और इससे एक की मात्रा अगर निकाल दे तो ये क्या हमारा स्वर, और ये क्या हमारा व्यंजन, ये क्या हमारा व्यंजन। तो देखो स्वर से पहले कौन आ रहा, व्यंजन। यही तो कहा अयोगवा वर्ण व्यंजनों की तरह स्वर से पहले नहीं आते। अब देखो एक एग्जाम्पल लिए जाना, दूसरा जान लीजिए एक और, अतः। अतः, अतः में देखो जरा क्या होगा। अतः में, अतः में हम लोग जानेंगे अ प्लस त हलंत अ, और क्या मिला आगे, विसर्ग।
यही तो है टुकड़े। अब देखो जरा, ये क्या है, ये है सवर, ये क्या है जी, सवर, ध्यान देना, ये क्या मिल रहा हमें, सवर है ये, और ये क्या है जी, ये विसर्ग है या अयोगवाह वर्ण है, ये है अयोगवाह, अयोगवाह, अयोगवाह। अब बताइए कौन पहले आया कौन बाद में, हमने कहा सवर पहले आया और अयोगवाह बाद में आया। यही तो बात लिखी यहां पर, अयोगवाह वर्ण व्यंजनों की तरह स्वरों से पहले नहीं आते बल्कि बाद में आते हैं। स्वर के बाद में कौन मिले, अयोगवाह वर्ण। हमने पॉइंट टू पॉइंट विशेषता को जाना है, कौन तत्सम होगा कौन तद्भव होगा, ये बात भी हम लोग करते हैं। जरा तत्सम और तद्भव की बात भी समझते हैं। आइए जरा एक पॉइंट को और जान लीजिए जरा आप लोग। हो गया ये? देखो जरा हम लोग कर लेते हैं इसी की बात आगे और समझ लीजिए। हमने अयोगवाह वर्ण में जो नोट करके लिखा है, एक नोट करके और लिखना है हमें जी, नोट करके एक और लिखना है हमें, ध्यान देना उस पर, जो नोट करके लिखना है। ये देखना जरा, ये है जी, बताइए चिन्ह किसका है, ये अनुस्वार का, और ये बताइए चिन्ह किसका है, विसर्ग का, और ये बताइए चिन्ह किसका है, हमने कहा ये वाला, ये अनुनासिक का है। ये अनुनासिक का चिन्ह है। यहां पर तीन चिन्ह लिखे, एक ये है हमारे पास और एक ये है। ये क्या है जी, ये है जी अनुस्वार, इसे हम लोग अनुस्वार लिख रहे हैं। ये है अनुस्वार, ये अनुस्वार, और ये क्या है जी, ये है विसर्ग, ये है विसर्ग, और ये क्या है, ये है अनुनासिक, अनुनासिक, ये अनुनासिक है। बात को समझे जरा जो बताने जा रहे हैं। हमने कहा अनुस्वार, और यहां पर हम लोग क्या पढ़ते हैं जी, विसर्ग। इसका जो प्रयोग होता है, इन दोनों का प्रयोग तत्सम शब्दों में होता है। इसका प्रयोग, इसका प्रयोग, इसका प्रयोग हम लोग इसके के स्थान पर दोनों को एक साथ पढ़ ले जरा। हमने कहा ये और ये दोनों क्या है जी, अयोगवाह है। दोनों क्या है, अयोगवाह है, अयोगवाह वर्ण है दोनों ही, हमने जान रखे हैं ये। अब देखो ये जो है यहां पर दोनों, हम लोग कहेंगे इनका प्रयोग, इनका प्रयोग प्राय, प्राय हम लोग कहे तत्सम शब्दों में होता है, तत्सम शब्दों में होता है, तब तत्सम शब्दों में किया जाता है, तत्सम शब्दों में किया जाता है, तत्सम शब्दों में किया जाता है। आइए यहां तक की बात, एक बात और समझ लीजिए, ये जो मिलेगा ये अनुनासिक, हमने कहा इसका प्रयोग, इसका प्रयोग प्राय तद्भव शब्दों में किया जाता है, तद्भव शब्दों में किया जाता है, शब्दों में किया जाता है। अब क्या होते हैं तद्भव शब्द, हमने कहा तद्भव शब्दों में किया जाता है, और क्या होता है तत्सम शब्द। ये तत्सम शब्द क्या होंगे और तद्भव शब्द क्या होंगे। हमने कहा तत्सम किसे कहे और तद्भव किसे कहे, ये बात जान ले। हमने कहा हमने कहा जो शब्द संस्कृत भाषा से, संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों, ज्यों के त्यों, ज्यों के त्यों हिंदी भाषा में आ गए हैं, हिंदी भाषा में रखे गए हैं, रखे गए हैं, वे तत्सम शब्द हैं, वे तत्सम शब्द कहलाते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। हमने कहा वे शब्द या जो शब्द संस्कृत भाषा के ज्यों के त्यों या संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों हिंदी भाषा में रखे गए हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। ये बात क्लियर। दूसरा, तद्भव क्या है, तद्भव, तद्भव किसे कह रहे हैं।
हमने कहा तद्भव किसे बोले, वे शब्द या कहेंगे जो शब्द संस्कृत भाषा से बदलकर बने हो, संस्कृत भाषा से बदलकर हिंदी में रखे गए हों, हिंदी में रखे गए हों, वे तद्भव शब्द कहलाते हैं, तद्भव शब्द कहलाते हैं। अब एक बात समझना, हमने थ्योरी लिख दी, यहां पर थ्योरी का अर्थ क्या होगा वो बात भी तो समझते हैं। हमने कहा जो शब्द संस्कृत भाषा से ज्यों के तो हिंदी भाषा में रखे गए हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं, जो शब्द संस्कृत भाषा से बदलकर हिंदी में रखे गए हैं तद्भव कहलाते हैं। यहां पर अंतर क्या है दोनों में, यहां पर रखे गए बदलकर, और यहां पर रखे गए ज्यों के तो संस्कृत भाषा से, अंतर यह है, वहां पर बदलकर रखे और यहां पर कैसे रखे, ज्यों के तो रखे। ऐसे कैसे हो गया, बदलकर क्यों रखने पड़े? हमने कहा बदलकर क्यों रखने पड़े, जो शब्द बोलने में थोड़े कठिन लगे तो लोग उसका ज़्यादा प्रचार वहाँ पर, जो शब्द बोलने में कठिन लगे वे कठिन बोल नहीं पाए जो लोग, वे बाद में उस शब्द का बदला हुआ रूप बोलने लगे वहाँ पर जो सही नहीं बोल पाए। जैसे बहुत लोग हम लोग कहते हैं यहाँ पर जी दुग्ध, दुग्ध को क्या कहने लगे, दूध कहने लगे। बहुत लोग क्षेत्र नहीं बोल पा रहे सही रूप से, वे क्षेत्र को क्या कहने लगे, खेत कहने लगे। हमने कहा देखो जो हमने कहा संस्कृत या संस्कृत का जो का तो रूप आया वो थोड़ा बोलने में कठिन है, और जो उनका बदला हुआ रूप है वो क्या है जी, तद्भव है। हमने कहा तद्भव शब्द कहाँ है, जो हमने देखा संस्कृत का बदला हुआ रूप, क्षेत्र से क्या बना, खेत बना, और दुग्ध से क्या बना, दूध बना है। बोलने में थोड़ा आसान है तद्भव, और बोलने में कठिन कौन है, तत्सम है। जैसे हम लोग कहते हैं यहां पर देखो जरा, यहां पर नाम लिया हमने क्षेत्र, तो क्षेत्र क्या है जी, क्षेत्र का बदला हुआ रूप तद्भव में क्या आया, खेत आया। जैसे में हमने कहा जैसे में यहां पर हमने कहा जैसे में यहां पर क्षेत्र, यहां पर हमने नाम लिया है दुग्ध, और दुग्ध का बदला हुआ रूप क्या मिला, दुग्ध का बदला हुआ रूप दूध मिला। तो हम लोग केवल ये बात समझ रहे हैं कि तत्सम में और तद्भव में क्या अंतर है। ये बदला हुआ रूप, जैसे ग्राम ना कह करके लोग क्या कहने लगे, इसे गांव कहने लगे, गांव। और देखो जैसे आम्र, लोगों को आम्र बोलना थोड़ा कठिन लगा, आम्र के स्थान पर क्या बोलने लगे, आम बोलने लगे लोग। तो इसलिए हम लोग कहा कि संस्कृत के जो के तो शब्द जो है वे तत्सम है, और जो उनका बदला हुआ रूप वो है वो क्या है, तद्भव है। और अनुस्वार और विसर्ग अधिकांशतः किस में आते हैं, तत्सम में आते हैं, और चंद्रबिंदु किस में, विसर्ग, ये किस में जाएगा आपका, तद्भव में। जैसे जानो जरा, हमने कहा एक यहां पर हमने कहा अनुस्वार में, हमने कहा अंत शब्द अनुस्वार लगा है यहां पर, और हमने कहा प्रातः है, प्रातः शब्द में विसर्ग लगा है। हमने कहा यहां पर अंक शब्द हम लोग कहें अंग शब्द अनुस्वार लगा है, और हमने कहा दुख शब्द विसर्ग लगा है। तो जो जहां विसर्ग का और अनुस्वार का अधिकांश प्रयोग देखने को मिला है वे क्या है जी आपके, वे तत्सम शब्द है। और हमने कहा आंख शब्द, देखो हमने कहा यहां पर जी आंख शब्द क्या मिला लिखा हुआ, चंद्रबिंदु किसका होता है, अनुनासिक का, वे क्या होते हैं, तद्भव। और जैसे हमने कहा गांव शब्द, गांव में क्या मिला, चंद्रबिंदु, और चंद्रबिंदु किसका है, आप लोग समझते हैं किसका होता है, तद्भव का होता है। तो हमने कहा जहां पर चंद्रबिंदु मिलता है वो तद्भव, और जहां पर अनुस्वार और विसर्ग मिलते हैं वो क्या है जी, तत्सम है। और तत्सम क्या है, संस्कृत के ज्यों के त्यों लाए हुए शब्द है, और उनके बदले हुए रूप क्या है जी, तद्भव कहलाए। ये हम लोगों ने कुछ मेन बात सीखी है यहाँ पर जी, किसके विषय में, जो हम लोग जान रहे थे अयोगवा वर्णों के विषय में हम लोग जानकर चले, जो मेन बातें थी। इससे पहले हम लोगों ने हवा के नाक या मुख से निकलने के आधार पर स्वर भेद को कर चले थे। जहां पर भी जो प्रॉब्लम आ रही है आप लोगों को, आप लोग कमेंट सेशन में हमें बताना कि आप लोग किस प्रकार से काम करके चले, नोट्स बना रहे या नहीं बना रहे। आप लोग परमानेंट इसके नोट्स बनाकर चलिए बिल्कुल अच्छे तरीके से, आप लोग के आने वाले पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी जो हम लोग देख कर चल रहे हैं। चलिए ध्यान रखिए और अच्छे से रिवाइज करिए आप लोग अपनी वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से हम लोग। धन्यवाद।